वक्त 100 बात की एक बात का। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग तब और भड़क गई जब ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिका के एक जहाज पर हमला कर दिया। दावा किया गया कि ईरान ने जहाज पर हमले के लिए एक सुसाइड बोट का इस्तेमाल किया। सुसाइड बोट ठीक उसी तरह हमला करती है जिस तरह आत्मघाती ड्रोन अटैक करते हैं। आत्मघाती ड्रोन आसमान के रास्ते ठिकानों को निशाना बनाता है, जबकि सुसाइड बोट पानी पर तैरते हुए दुश्मन के जहाजों को तबाह करती है। जिस बोट से अमेरिका के जहाज को निशाना बनाया गया उसमें कोई मौजूद नहीं था, उसे दूर से कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन उसमें विस्फोटक भरा हुआ था। इसी वजह से जैसे ही वो आत्मघाती बोट सुसाइड बोट जहाज से टकराई, वहां धमाका हो गया, पूरा जहाज तबाह हो गया। ये समझ लीजिए कि समंदर में ड्रोन चल रहे हैं। अब जहाज का नाम शिव विष्णु बताया गया। हमले में चालक दल में शामिल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, ऐसी खबरें हैं, जबकि 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जिस जहाज पर हमला हुआ उस पर मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा था। मार्शल आइलैंड्स प्रशांत महासागर में मौजूद एक छोटा सा देश है। जहाज पर भले ही मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा था, लेकिन उस पर मालिकाना हक अमेरिका का था, ऐसा बताया गया और दावा किया गया कि इसीलिए ईरान ने उस जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रात के वक्त ईरान की वो सुसाइड बोट अमेरिका के जहाज के पास पहुंची और चंद सेकंड के अंदर वो जहाज से टकरा गई। इसके बाद तो वहां इतना भयानक विस्फोट हुआ कि आसपास समंदर का पूरा इलाका हिल गया। अल्लाहू अकबर! जहाज आग की भयानक लपटों में गिर गया। जहाज में तेल होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें आसमान में काफी ऊपर तक उठती नजर आईं। इस घटना में जहाज के चालक दल में शामिल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। हालांकि चालक दल के 15 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन इस घटना की वजह से ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग के और भड़कने की आशंका जताई गई, क्योंकि जिस जहाज पर हमला हुआ वो जहाज अमेरिका का था। हालांकि उस पर मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा था। हमला उस वक्त हुआ जब तेल से भरा वो जहाज इराक के खोर अल जुबैर नाम के बंदरगाह पर खड़ा था। यह बंदरगाह फारस की खाड़ी में इराक के बसरा प्रांत के पास मौजूद है। फारस की खाड़ी के चारों तरफ 8 देश मौजूद हैं। उनमें इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान है, जबकि दूसरी ओर ईरान बैठा है। ईरान का बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी से लगता है। इसी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मौजूद है। दावा किया गया कि अमेरिका का वो जहाज कुछ ही घंटों के बाद वहां से निकलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही फारस की खाड़ी में ईरान की IRGC सेना ने उसे तबाह कर दिया और अमेरिका के जहाज पर हमला कर ईरान ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए। उसने अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर यह ऐलान कर दिया कि वो जंग में अमेरिका और इजरायल की सेना के आगे घुटने नहीं टेकने वाला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी जहाज को एक सुसाइड बोट से निशाना बनाया। अल्लाहू अकबर! सुसाइड बोट का मतलब यह कि कोई चला नहीं रहा था, ना ही उस पर कोई सवार था। ठीक उसी तरह जिस तरह से आत्मघाती ड्रोन हवा में उड़ते हैं, जबकि सुसाइड बोट पानी पर दौड़ती है। दावा है उस सुसाइड बोट को दूर से कंट्रोल किया जा रहा था, रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, लेकिन उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरा गया था। असल में ईरान अपने आत्मघाती हथियारों के लिए पूरी दुनिया में अब मशहूर हो चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस की सेना को आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 दिए थे। उनके दम पर रूस ने यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। ये ऐसे ड्रोन हैं जो दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करने के साथ खुद भी किसी ताकतवर बम की तरह फटते हैं। और यही ड्रोन यहां पर भी ईरान इजरायल के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है। खबर है कि ठीक इसी तरह ईरान की सेना ने बड़ी संख्या में सुसाइड बोट तैयार की हैं, ताकि वो उनकी मदद से समंदर में अमेरिका के बड़े बड़े जहाजों और तेल के टैंकरों को निशाना बना सके। वैसा ही हुआ यहां पर। दावा किया गया कि ईरान ने एक सुसाइड बोट तैयार की और फिर उसे तेल से भरे अमेरिका के जहाज से टकरा दिया, और इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका का वो जहाज समंदर में जलकर भस्म हो गया। अमेरिकी जहाज पर हुए हमले के बाद इराक ने उन बंदरगाहों को बंद कर दिया जहां से कच्चे तेल का कारोबार हो रहा था। कुछ रोज पहले ईरान की IRGC सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था। साथ में धमकी दी थी कि अगर ईरान की मर्जी के बिना किसी भी तेल के जहाज ने समुद्री गलियारे को लांघने या पार करने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाने के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायल को एक और धमकी दी। उसने धमकी दी कि अगर उसके खार्क आइलैंड पर हमला हुआ तो वो फारस की खाड़ी को खून से लाल कर देगा, क्योंकि खबर है कि अमेरिका किसी भी वक्त खार्क आइलैंड पर हमला कर सकता है। खार्क आइलैंड को ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है। यह आइलैंड
फारस की खाड़ी में मौजूद है। ईरान के मुख्य तट से इसकी दूरी सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर है। खास बात यह कि इस टापू पर बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं और उनमें ईरान ने कच्चा तेल स्टोर करके रखा है। इसी जगह से तेल को जहाजों पर लाद कर वो पूरी दुनिया में भेजता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से अमेरिका की इस पर नजर है। वहीं ईरान को यह पता है कि अगर अमेरिका ने इस पर हमला किया तो उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। इसीलिए ईरान इस आइलैंड पर अमेरिका और इजराइल की छाया तक नहीं पड़ने देना चाहता। दावा किया गया कि इसी वजह से ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल को इसे लेकर धमकी दी ताकि वो किसी भी तरह अमेरिका को अपने इस खार्क आइलैंड से दूर रख सके। इधर ओमान के सलाला बंदरगाह पर मौजूद तेल भंडार पर ड्रोन से हमला हो गया। हमले के बाद वहां कई टैंक इसकी चपेट में आ गए और लाखों लीटर कच्चे तेल में भीषण आग लगी दिखी। बाद में इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि ईरान की सेना ने साफ किया कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है, लेकिन इस घटना ने तेल को लेकर पूरी दुनिया में चल रही किल्लत को और बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। ओमान के दक्षिण पूर्व में मौजूद इस बंदरगाह पर तेल के टैंकों के ऊपर अचानक एक ड्रोन देखा गया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो ड्रोन सीधा जाकर कच्चे तेल से भरे एक टैंक से टकरा गया। ड्रोन हमले से उस टैंक में भयंकर धमाका हो गया। आग की ऐसी भीषण लपटें उठी जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। देखते ही देखते आग ने आसपास के कुछ और टैंकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। तेल को लेकर मचे कोहराम के बीच सबकी आंखों के सामने ही लाखों लीटर कच्चा तेल भस्म हो गया। लोग कुछ नहीं कर सके। वहां से निकलने वाले धुएं ने पूरे आसमान को काला कर दिया। आनन फानन में पूरे बंदरगाह को खाली कराया गया ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन ओमान के सबसे बड़े बंदरगाह पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ओमान के दक्षिण पूर्व में मौजूद यह बंदरगाह बहुत बड़ा कंटेनर हब है। यह दुनिया के कई देशों के लिए काफी अहम माना जाता है। सलाला बंदरगाह अरब सागर के किनारे है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर है, जहां से इन दिनों तेल के जहाजों का गुजरना पूरी तरह बंद है। यानी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके है, क्योंकि ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। ऐसी स्थिति में ओमान के सलाला बंदरगाह को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा था कि यहां से तेल जा सकता है, क्योंकि यह पोर्ट उस समुद्री रास्ते के नजदीक है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। लेकिन उसी बंदरगाह को निशाना बना दिया गया। वहां हुए ड्रोन हमले के बाद पोर्ट के एक बड़े हिस्से को बंद करना पड़ा। इसका मतलब हुआ कि वहां से न तो कोई जहाज निकल सकेगा, ना ही वहां पर कोई जहाज पहुंच पाएगा। यानी इस हमले ने तेल संकट को और गहरा कर दिया। माना जा रहा है इसका असर कच्चे तेल की सप्लाई पर और ज्यादा पड़ सकता है, जो पहले से ही खराब स्थिति में है। इस बीच ओमान की सरकार ने ड्रोन हमले को लेकर ईरान से संपर्क किया और उसके सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। ओमान ने साफ किया कि जब वो युद्ध में किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा, तब उस पर हमला क्यों किया गया। ओमान की सरकार ने इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर हर जरूरी कदम उठाएगी और जरूरत पड़ने पर तगड़ा जवाब भी देगी। हालांकि इससे पहले भी ओमान पर हमला हो चुका है। कुछ रोज पहले उसके एक दूसरे बंदरगाह पर इसी तरह ड्रोन से हमला किया गया था। वहां भी कच्चे तेल से भरे टैंकों पर ड्रोन अटैक हुआ था और उससे बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा था। ओमान की सरकार ने इन दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए अपनी नाराजगी जताई। ओमान दुनिया के उन देशों में शामिल है जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने में भी मदद कर चुका है, लेकिन ईरान ने ओमान के इन आरोपों को खारिज कर दिया। वहां की सरकार ने बयान दिया कि ओमान के सलाला बंदरगाह पर हुए ड्रोन हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उसने इस घटना को बेहद संदिग्ध बताया। यानी ईरान के इनकार के बाद यह रहस्य गहरा गया कि ओमान के पोर्ट पर हमले के पीछे हाथ किसका था। हालांकि अमेरिका और इजराइल समेत यूरोप के कई देशों ने इसके लिए सीधे तौर पर ईरान को ही कसूरवार ठहराया। दावा किया गया कि इस हमले का मकसद तेल संकट को और बड़ा करना था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का समुद्री रास्ता बंद होने के बाद दूसरे देश तेल की सप्लाई के लिए दूसरे विकल्पों की ओर देख रहे हैं। ऐसे में ओमान सुरक्षित विकल्प के रूप में दिख रहा था, लेकिन वहां हुए हमले की घटना ने पूरे इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान के नजदीक होने की वजह से ओमान उसके लिए आसान टारगेट है। समंदर में एक और अहम रास्ते पर खतरे के बादल मंडराने लग गए, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाकों ने उस लाल सागर वाले रूट पर मिसाइल हमले की धमकी दे दी। यह जानकारी ब्रिटेन के मीडिया की एक रिपोर्ट में सामने आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूथी लड़ाकों ने लाल सागर इलाके में एक बार फिर अड़ंगा डालने की बात कही और एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले सबसे अहम रास्ते को बंद करने की चेतावनी दे डाली।
यानी ईरान युद्ध के बीच हॉर्मूज गलियारे के बाद एक और समुद्री रास्ता खतरे में पड़ सकता है। वहां से आने जाने वाले जहाजों पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं, ठीक उसी तरह जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर पाबंदी लगा रखी है। उनका निकलना वहां से मुश्किल कर दिया है। उन्हें ईरान के हमलों का डर सताने लग गया, इसीलिए तेल वाले जहाजों ने हॉर्मूज गलियारे से दूरी बनानी शुरू कर दी, जबकि यह वही रास्ता है जहां से दुनिया में होने वाले तेल और गैस कारोबार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता था। इस रास्ते में रुकावट आई तो कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई पर असर हुआ तो उनकी किल्लत बढ़ने के आसार भी दिखाई देने लग गए। तेल और गैस के लिए मारामारी की आशंका भी नजर आने लग गई। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते में रोड़ा अटका दिया। लेकिन दावा है मुसीबतें इससे और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाकों ने भी जंग में उतरने का संकेत दे दिए। वो यमन में उन्होंने यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले समुद्री रास्ते लाल सागर में हमले की धमकी दी। वो दूसरी तरफ का रास्ता है, अब वहां पर भी धमकी आ गई। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक यमन के हूथी लड़ाकों ने बाबल मंदीब गलियारे को बंद करने की तैयारी तेज कर दी, जबकि दुनिया भर में होने वाले कारोबार का करीब 12% कारोबार उस गलियारे से होता है। हूथी लड़ाकों ने वहां से आने जाने वाले जहाजों पर मिसाइल हमले करने की धमकी दी। बाबल मंदीब एक समुद्री गलियारा है जो यमन के दक्षिणी छोर पर है। यह गलियारा यमन को अफ्रीकी देश जिबूती और एरिट्रिया से अलग करता है, जबकि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम भी बाबल मंदीब गलियारा ही करता है। अरब सागर से कोई जहाज अगर यूरोप जाता है तो उसे पहले अदन की खाड़ी को पार करना होता है और फिर बाबल मंदीब गलियारे से होते हुए वो लाल सागर में पहुंचता है। उसके बाद आगे का रास्ता उसे सुएज नहर के जरिए तय करना होता है, क्योंकि मिस्र से लगने वाली सुएज नहर भूमध्य सागर में मिलती है। भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंचना आसान हो जाता है। यह रूट एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया आने जाने का शॉर्टकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने वाले जहाज भी यूरोप जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं और इसीलिए इस रास्ते को दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में एक माना जाता है। ऐसे में इस पर खतरा आया तो दुनिया के कई देशों की आर्थिक हालत बिगड़ सकती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब हूथी लड़ाकों ने बाबल मंदीब गलियारे पर हमले की धमकी दी हो। वो पहले भी वहां इजरायल, अमेरिका और उनके सहयोगियों के जहाजों पर हमले कर चुके हैं। इजरायल ने जब गाजा में जंग छेड़ी थी तब हूथी लड़ाके भी भड़क गए थे। उन्होंने हमास का खुलकर समर्थन कर दिया था और इजरायल पर हमले भी किए थे। और यही नहीं, उन्होंने लाल सागर के रास्ते निकलने वाले जहाजों पर बमबारी भी की थी, खासतौर से उन जहाजों पर जो इजरायल और उसके सहयोगियों के थे। हूथी लड़ाकों के हमलों की वजह से इस रूट से जहाजों का निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि गाजा में युद्ध रुका तो हूथी लड़ाकों ने भी लाल सागर में हमले बंद कर दिए थे, लेकिन ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों ने उनके गुस्से को एक बार फिर भड़का दिया। हूथी लड़ाकों को भी ईरान की IRGC ने ही खड़ा किया हुआ है, उसकी कुद्स फोर्स ने खड़ा किया हुआ है। दावा है उन्होंने दोबारा लाल सागर वाले रास्ते में हमला करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। आशंका जताई गई कि वहां हमला हुआ तो एक बार फिर हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में उस रूट से गुजरने वाले जहाजों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, जो काफी लंबा और खर्चीला पड़ेगा। क्योंकि लाल सागर वाले रास्ते में रुकावट आई तो एशियाई देशों से यूरोप जाने वाले जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा। यह लाल सागर वाले रास्ते से करीब 7000 किलोमीटर ज्यादा है। अगर अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना पड़ गया, रास्ता लंबा है तो आने जाने में समय भी ज्यादा लगेगा, खर्च भी ज्यादा आएगा। तो वो भी जान लीजिए, एक अनुमान है कि अगर कोई जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप जाता है तो उसे 10 दिन ज्यादा समय लगेगा। यानी उसे लाल सागर वाले रास्ते से जाने में 15 दिन लगते हैं तो अफ्रीका वाले रास्ते में 25 दिन लग सकते हैं। यही नहीं, वहां जाने में लगने वाला खर्च भी लगभग दुगना हो जाएगा। यही वजह है कि हूथी लड़ाकों की धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि हॉर्मूज गलियारे के बंद होने से पहले ही तेल और गैस की कमी का खतरा कई देशों में नजर आने लग गया। लेकिन इस सब के बीच खबर है कि इजरायल ने हूथी लड़ाकों के इस खतरे से निपटने की तैयारी तेज कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायल लाल सागर के नजदीक एक खुफिया सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश में जुटा है, ताकि वहां से हूथी लड़ाकों के हर हमले का जवाब उनकी ही भाषा में दिया जा सके। क्योंकि इजरायल का आरोप है कि हूथी लड़ाके ईरान के इशारे पर हमले करते हैं। ईरान ने ही हूथी लड़ाकों को खड़ा किया हुआ है और उनके हमलों की वजह से लाल सागर की सुरक्षा हर वक्त खतरे में रहती है। अमेरिका के मीडिया का दावा है कि इजरायल सोमालीलैंड में गुप्त एयरबेस बनाना चाहता है। सोमालीलैंड अफ्रीकी देश सोमालिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन
30 साल पहले उसने खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया था। हालांकि उसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र उसे अलग देश नहीं मानता। करीब 2 महीने पहले इजरायल ने सोमालीलैंड को देश के तौर पर मान्यता दे दी थी और ऐसा करने वाला इजरायल दुनिया का पहला देश बन गया था। सोमालीलैंड का उत्तरी छोर अदन की खाड़ी से लगता है। वहां से लाल सागर तक जाने वाला बाबल मंदीप गलियारे की दूरी भी ज्यादा नहीं है। इस गलियारे से हर साल अलग अलग देशों के करीब 17,000 जहाज गुजरते हैं। लेकिन दावा है कि ईरान जंग के बीच यमन के हूथी लड़ाकों ने वहां जहाजों पर हमले करने की धमकी दे दी। और तो और गाजा युद्ध के दौरान उन्होंने वहां दर्जनों जहाजों पर हमले किए भी थे। यानी हूथी लड़ाके लाल सागर इलाके के लिए खतरे के तौर पर तब भी देखे गए थे। माना जा रहा है इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए ही इजरायल ने सोमालीलैंड में अपना गुप्त सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी तेज कर दी और शायद इसीलिए उसे देश के तौर पर मान्यता भी दी। ईरान की IRGC सेना ने अमेरिका को लंबी और थका देने वाली जंग में खींचने के लिए प्लान C पर काम करना शुरू कर दिया। युद्ध के जानकारों का मानना है कि ईरान ने प्लान A के तहत पहले अमेरिका और इजरायल को अपनी ताकतवर मिसाइलों से जवाब दिया। इसके बाद उसने प्लान B अपनाया और उसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। और अब दावा है कि ईरान ने प्लान C को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसके तहत उसने एक खतरनाक चक्रव्यूह तैयार किया। चक्रव्यूह यह कि अगर अमेरिका ने जमीन पर जंग शुरू की तो फिर ईरान उसके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर देगा, यानी छापामार युद्ध शुरू कर देगा, घात लगाकर हमले शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर 28 फरवरी से शुरू हुई जंग महीनों तक चल सकती है। मतलब ईरान ने अमेरिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति बनाई जहां से उसके लिए निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना का मकसद युद्ध को लंबा खींचने का है, खर्चीला बनाने का है, ताकि अमेरिका पर आर्थिक बोझ बढ़ता जाए। लेकिन यह तब होगा जब अमेरिका अपने सैनिक ईरान की जमीन पर जंग के लिए उतारेगा। ये उसकी तैयारी है। युद्ध के जानकारों का कहना है कि अमेरिका का मकसद ईरान में सत्ता को बदलना है। ट्रंप कई बार इसके संकेत दे चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। मतलब अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह ईरान से इस्लामी आयतुल्लाहों का शासन खत्म हो जाए, उसका अंत हो जाए। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दावा है कि अमेरिका और इजरायल सिर्फ हवाई हमलों से ईरान में सत्ता नहीं बदलवा सकते। इसके लिए उन दोनों को अपने सैनिक जमीन पर उतारने पड़ेंगे, ईरान में घुसाने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजे थे। सीधी बात यह कि बिना जमीनी लड़ाई के ईरान से इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। दावा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में अपनी सेना उतार दी तो फिर युद्ध और लंबा चल सकता है, वैसे ही जैसे इराक में चला और अफगानिस्तान में चला। लेकिन खबर है कि ईरान आमने सामने की जमीनी लड़ाई के लिए भी पूरी तैयारी कर चुका है। खबर है ईरान ने आर पार की जंग के लिए प्लान C बना रखा है। दावा है इस प्लान के तहत ईरान की IRGC सेना अमेरिका और इजरायल की सेना के साथ गुरिल्ला वॉर करेगी, यानी छापामार युद्ध करेगी, घात लगाकर युद्ध करेगी जगह जगह से। यह युद्ध की ऐसी रणनीति है जिसमें छोटी सेना या लड़ाकों का समूह दुश्मन की बड़ी और ताकतवर सेना से लड़ता है, लेकिन घात लगाकर छुपकर वार करता है और भाग जाता है। इसमें लड़ाके घात लगाकर दुश्मन पर अचानक हमला कर देते हैं। दुश्मन के जवाबी हमले से पहले ही गायब हो जाते हैं या फिर जंगलों में छिप जाते हैं या ऐसी जगहों में छिप जाते हैं जहां दुश्मन ना पहुंच सके। गुरिल्ला वॉर के अलावा ईरान ने जमीनी लड़ाई में अमेरिका और इजरायल को मात देने के लिए आत्मघाती हमले तक करने की तैयारी कर रखी है। मतलब ईरान की IRGC सेना ने सुपर पावर अमेरिका को जंग में महीनों तक उलझाए रखने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसी वजह से उसने जंग शुरू होने से पहले ही प्लान A, प्लान B और प्लान C तैयार कर रखा था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्लान A के तहत ईरान ने खाड़ी देशों UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजरायल पर हमले किए। इसके बाद उसने प्लान B शुरू किया। उसके तहत ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में जो समुद्री गलियारा है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो बंद किया हुआ है। और प्लान B के तहत ईरान ने इस समुद्री गलियारे को पूरी तरह बंद किया। वो प्लान B था। इससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। ऊर्जा का भयानक संकट खड़ा हो गया। कुछ देशों में तेल और गैस के लिए मारामारी तक शुरू हो गई। युद्ध के जानकारों का मानना है जंग में ईरान के ये दोनों प्लान पूरी तरह कामयाब रहे और अब उसने अपने प्लान C पर काम शुरू कर दिया।
माना जा रहा है कि ईरान की IRGC सेना प्लान सी के तहत अमेरिका को जंग में उलझा कर रखना चाहती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि अमेरिका का मकसद ईरान से इस्लामी शासन को खत्म करना है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसके लिए सिर्फ हवाई हमलों से काम नहीं बनने वाला। युद्ध के जानकार बताते हैं अगर अमेरिका को ईरान में सत्ता का परिवर्तन करवाना है तो उसे ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतारने पड़ेंगे, और ऐसा हुआ तो फिर ईरान अपने प्लान सी के तहत अमेरिका और इजरायल की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर देगा। दावा किया गया कि जमीन पर जंग लड़ने के लिए ईरान की IRGC सेना देश के कोने कोने में रॉकेट लॉन्चर और मशीन गनों समेत छोटे हथियार पहुंचा चुकी है। ईरान के प्लान सी के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने वाला। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर ईरान की जंग अभी नहीं रुकी तो ये सिर्फ मिसाइल हमलों या फिर आसमान से बरसते बमों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर भी भयानक जंग शुरू हो जाएगी। और एक बार अगर जमीन पर जंग शुरू हुई तो फिर वो महीनों तक चल सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये दोहरा चुके हैं कि वो जब चाहेंगे ईरान की जंग खत्म कर देंगे। उनके मुताबिक जंग शुरू होने से पहले उन्होंने जो लक्ष्य तय किए थे वो लक्ष्य उनकी सेना ने हासिल कर लिए। उन्होंने दावा किया कि ईरान में सब कुछ तबाह हो चुका है, जंग में ईरान की सेना पूरी तरह पस्त हो चुकी है। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की IRGC सेना ने हुंकार भरी कि जंग तभी खत्म होगी जब वो चाहेगी। उधर खबर है कि ईरान के समर्थन में जंग में कूदे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और इजरायल के बीच छिड़ी जंग से लेबनान के हालात बिगड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां जंग की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि लेबनान की सरकार की तरफ से ही किया गया। यह बात भी बताई गई कि इजरायल के हमलों में लेबनान के करीब 400 नागरिकों की जान चली गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। उस दिन इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद हिजबुल्लाह बदला लेने का ऐलान करते हुए सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल से भिड़ गया था लेबनान में, और उसने इजरायल पर रॉकेट और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए थे लेबनान की तरफ से। हिजबुल्लाह के जंग में कूदने के बाद इजरायल की सेना लेबनान में मौजूद उसके एक एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह करने में जुट गई, खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में। लेबनान इजरायल का पड़ोसी है। बेरूत का दक्षिणी इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उसी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह की एक इमारत पर इजरायल ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की। हवाई हमला होते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत देखते ही देखते ढह गई। इमारत को गिरता देख वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। आसमान से हुई बमबारी की वजह से चंद सेकंड के अंदर इमारत मलबे में बदल गई। धूल और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके को ढक दिया। इसके बाद उस पूरे इलाके को खाली कराने का काम शुरू किया गया। दावा किया गया कुछ रोज पहले इजरायल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को भी इसी तरह उड़ा दिया था। और सिर्फ बेरूत ही नहीं बल्कि इजरायल ने लेबनान के दूसरे हिस्सों में भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। और इजरायली सेना के हमले से दक्षिणी लेबनान का नब्तिया शहर मानो भूतों का शहर बन गया ऐसा दिखा, क्योंकि इजरायल के हवाई हमलों की वजह से वहां कई इमारतें मिट्टी में मिल गईं। हर तरफ इमारतों के मलबे के पहाड़ नजर आए। नब्तिया शहर लेबनान की राजधानी बेरूत से करीब 75 किलोमीटर दूर है और इजरायल की सीमा से इस शहर की दूरी सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर है। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि इस शहर में हिजबुल्लाह ने कई ठिकाने बना रखे थे। उसी वजह से इजरायली सेना ने उन ठिकानों पर अपनी ताकतवर मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को इजरायल ने चुन चुन कर निशाना बनाया। नतीजा यह हुआ कि कई बड़ी इमारतें रॉकेट और मिसाइलों की चपेट में आकर जमींदोज हो गई। जो इमारतें बच गईं वो रहने लायक नहीं बची। वो इमारतें किसी खंडहर की तरह नजर आईं। इसी तरह लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सैदन में भी एक रिहायशी इमारत पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। हमले में इमारत का नामो निशान मिट गया। दावा किया गया कि इजरायल के हमले में इमारत में रहने वाले कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। लेकिन हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच छिड़ी इस जंग की वजह से लेबनान में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि इजरायल के हमलों की वजह से लेबनान में रहने वाले 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए।
ये आंकड़ा लेबनान की सरकार की तरफ से ही जारी किया गया। और तो और इस बात की भी जानकारी दी गई कि इजराइल के हमले में लेबनान में करीब 400 लोगों की जान चली गई, उनमें 83 बच्चे और 42 महिलाओं के मरने का दावा किया गया। जो बच गए वो जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सबसे ज्यादा भगदड़ मची लेबनान के दक्षिणी हिस्से में। ऐसा लेबनान की सरकार ने दावा किया कि दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा असर हुआ। वहां से भागकर बड़ी संख्या में लोगों ने चर्च और स्कूलों जैसी इमारतों में पनाह ली ताकि किसी भी सूरत में वो इजराइल के हवाई हमलों की चपेट में आने से बच सके। दावा किया गया कि संकट की इस घड़ी में बड़ी संख्या में लोग लेबनान से सीरिया चले गए, क्योंकि लेबनान सीरिया का भी पड़ोसी देश है और दोनों देश करीब 375 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इनके बीच 6 सीमा चौकियां हैं जो कारोबार और यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नक्शे में लेबनान के ठीक नीचे दक्षिण में इजराइल भी मौजूद है और इनके बीच करीब 120 किलोमीटर की सीमा है। मतलब इजराइल के ठीक बगल में हिजबुल्लाह बैठा है, इसलिए इजराइल की सेना लेबनान में मौजूद उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त करने में जुट गई। लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने जंग में अपने कदम पीछे नहीं हटाए। दावा किया गया कि वो लगातार इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है और उसकी वजह से इजराइल की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जारी इस जंग में इजराइल को ईरान के साथ हिजबुल्लाह की चुनौती से भी निपटना पड़ रहा है। मतलब उसे 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी इजरायली सेना जड़ से उखाड़ने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और तो और इस बात का भी दावा किया गया कि जल्द ही इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जमीनी अभियान भी शुरू कर सकती है। मतलब लेबनान के अंदर भी सेना जा सकती है। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी इस जंग में लेबनान के आम लोग पिस रहे हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, हजारों लोगों का घर बार बिखर गया। और इस सब के बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजराइल के 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को लेबनान से खदेड़ दिया। उसके मुताबिक पूर्वी लेबनान के एक इलाके में इजरायली सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों से उतरने की कोशिश की थी। इसका पता चलने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों को लेबनान की धरती पर उतरने ही नहीं दिया। हिजबुल्लाह ने बताया कि सीरिया की सीमा की तरफ से रात के वक्त इजराइल के 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने घुसपैठ की। यानी सीरिया की सीमा की तरफ से इजरायली सैनिकों ने पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में मौजूद नबी शीत गांव में उतरने की कोशिश की थी, ऐसा दावा है। और बेका घाटी राजधानी बेरूत से करीब 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि हिजबुल्लाह को इजराइल के इस ऑपरेशन की भनक लग गई और उसके लड़ाकों ने मोर्चा संभाला और उन पर हमला शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों को वहां से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इजराइल की सेना ने लेबनान में ऑपरेशन की बात तो मान ली, लेकिन उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ हुई झड़प की बात से इनकार किया। इजराइल के मुताबिक करीब 40 साल पहले 1986 में रॉन अराद नाम के पायलट लेबनान में एक मिशन के दौरान लापता हो गए थे। दावा किया गया कि पूर्वी लेबनान के नबीशीत गांव के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाने की जानकारी मिली थी। इसीलिए इजराइल ने उस गांव में जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था। ईरान की फौज ने इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों में बमबारी कर दी। इन हमलों में वहां भारी नुकसान होने की खबर आई, क्योंकि दावा है कि ईरान ने बम की तरह फटने वाले ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। इस दौरान खासतौर पर इजराइल के तेल अवीव शहर को टारगेट पर रखा गया, जबकि इजराइल के इस शहर को उसके सबसे सुरक्षित इलाकों में गिना जाता रहा है। लेकिन ईरान से आने वाली मिसाइलों की वजह से वहां रहने वाले लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए, क्योंकि दुश्मन की मिसाइलें जैसे ही तेल अवीव के आसमान में पहुंचती हैं वहां भगदड़ मच जाती है। हमलों से बचने के लिए लोग जमीन के नीचे बने बंकरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लोग यहाँ पे भाग रहे हैं, शेल्टर के लिए भाग रहे हैं। ये इस वक्त इसराइल का हाल है। तो ये देखिए यहाँ पे शेल्टर है और शेल्टर में भाग रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी हैं। अब न जाने कहाँ से अटैक होगा। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया, यानी इससे पहले कि वो जमीन पर गिरकर टारगेट पर फटती उन्हें रास्ते में ही बर्बाद कर दिया गया। और ये काम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए किया गया। लेकिन ईरान की कई मिसाइलें इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेदने में सफल भी हुई। वो रिहायशी इलाकों में गिरी। तेल अवीव के ऐसे ही एक इलाके से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, क्योंकि मिसाइल हमले के बाद उस इलाके में हर तरफ बर्बादी नजर आई। धमाके की चपेट में आने वाली इमारतों की तो सूरत ही बिगड़ गई। उनकी खिड़कियों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। सड़कों पर हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। कुछ गाड़ियां भी हमले की जद में आने से तहस नहस हो गई।
खबर है इस मिसाइल हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका के जंगी जहाजों और मिलिट्री बेस की घेरेबंदी के लिए ईरान ने अपने सबसे खतरनाक 8 जासूसी ड्रोन को तैनात कर दिया। मतलब यह कि ईरान ने दुश्मन की निगरानी के लिए आसमान में उड़ने वाले जासूस छोड़ दिए। रॉयटर्स के मुताबिक जंग के दौरान ईरान ने अपने जासूसी ड्रोन का ऐसा नेटवर्क तैयार कर दिया जो अमेरिकी सेना के ठिकानों और युद्धपोतों पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं और उनकी पल पल की जानकारी ईरान की सेना को भेज रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक आसमान में उड़ते ईरान के जासूसी ड्रोन ने अमेरिकी फौज की गतिविधियों की कुछ रियल टाइम तस्वीरें यानी लाइव तस्वीरें और लोकेशन भेजी। मतलब यह कि आसमान में तैनात इन ड्रोन की मदद से ईरान की सेना ने यह पता लगा लिया कि अमेरिकी सैनिक कहां जा रहे हैं, किस बेस पर कितने सैनिक तैनात हैं, समुद्र में कौन सा युद्धपोत किस दिशा में बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक जंग के दौरान ईरान की आंख की तरह काम कर रहे इन जासूसी ड्रोनों ने कई अहम जानकारियां सीधे ईरान के कमांड सेंटर तक पहुंचाई। इसी वजह से इन जासूसी ड्रोनों को ईरान की सेना की डिजिटल आंखें कहा जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने आसमान में जासूसी के लिए महाजिर 4 ड्रोन को तैनात कर दिया। यह ईरान का पुराना लेकिन बेहद भरोसेमंद जासूसी ड्रोन माना जाता है। यह कई घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है और जमीन के साथ साथ समुद्री इलाकों की निगरानी करता है। ईरान ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। महाजिर 4 के अलावा यासिर ड्रोन को भी ईरान ने निगरानी के लिए तैनात कर दिया। यह छोटा सा ड्रोन हाथ से लॉन्च किया जाता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि कई बार रडार पर पकड़ में नहीं आता और इसी वजह से ईरान की सेना इसे आसानी से दुश्मन के सैन्य ठिकानों के बिल्कुल ऊपर उड़ाकर उसकी ताकत, संख्या और रास्तों का पता लगा लेती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने समंदर से रेगिस्तान तक अमेरिकी सेना पर निगरानी के लिए अपने अबाबील ड्रोन को भी तैनात कर दिया। ईरान का यह ड्रोन करीब 7000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऊपर से यह सैनिकों और उनकी गाड़ियों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। इसमें किसी भी सैन्य काफिले को कई घंटों तक लगातार ट्रैक करते रहने की क्षमता बताई जाती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने पनडुब्बी से उड़ने वाला ड्रोन हुमा कमांड 12 और 30 घंटे तक उड़ान भरने की ताकत रखने वाले फुतरस ड्रोन को भी अपनी आंख बना लिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने फारस की खाड़ी के आसपास निगरानी के लिए महाजिर 6 ड्रोन को भी उड़ा दिया। खास बात ये ड्रोन हथियारों से लैस होता है, इसमें हथियार भी होते हैं। कई बार ये पहले जासूसी करता है, फिर टारगेट को पहचानकर उस पर हमला भी कर देता है। युद्ध के 14वें दिन ईरान ने खामनेई इज बैक नाम से एक AI वीडियो जारी कर सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को जंग में खुली चेतावनी दी। चेतावनी यह कि ईरान अपने पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला हर हाल में लेगा। उसने यह बताने की कोशिश की कि अमेरिका और इजराइल इस भुलावे में न रहें कि उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को मारकर ईरान पर जीत हासिल कर ली। वीडियो में उसने यह बताया कि ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर की अगुवाई में अपनी ताकत और खून की आखिरी बूंद तक जंग लड़ता रहेगा। वीडियो में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को दिखाया गया जो अमेरिका और इजराइल पर हमले का आदेश देते नजर आए। मुश्तबा खामनेई आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं और माना जाता है कि वो अपने पिता की ही तरह अमेरिका और इजराइल के कट्टर विरोधी हैं। युद्ध के जानकारों के मुताबिक ईरान ने अपने इस वीडियो से यह बताने की कोशिश की कि खामनेई मरे नहीं, बल्कि ईरान ने उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर बनाकर अमेरिका और इजराइल के सामने एक बार फिर नया खामनेई खड़ा कर दिया। मतलब ईरान ने इस वीडियो से यह संदेश देने की कोशिश की कि जंग में खामनेई की कभी मौत हुई ही नहीं। वीडियो के जरिए ईरान ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए। उसने अमेरिका और इजराइल को एक बार फिर यह बताने की कोशिश की कि वो जंग में किसी भी सूरत में हार नहीं मानने वाला। युद्ध के जानकारों का मानना है कि जिस तरह से ईरान फैसले ले रहा है उससे जंग खत्म होने के बजाय और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि ईरान लगातार खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ इजराइल के शहरों पर मिसाइलों से हमले कर रहा है। ऊपर से ईरान ने खामनेई इज बैक नाम से AI वीडियो जारी कर यह साफ कर दिया कि वो अपने पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लेकर ही रहेगा। ईरान ने जो वीडियो जारी किया उसमें 28 फरवरी के दिन हुए अमेरिका और इजराइल के हमले को दिखाया गया। दावा है कि उस हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी बेटी, दामाद, उनकी नाती की मौत हो गई थी। वीडियो में आयतुल्लाह अली खामनेई अपनी नाती के साथ खेलते दिखाई दिए। वो बच्चे को दुलार रहे थे। तभी अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में मौजूद उनके उस ठिकाने पर मिसाइलों की बारिश कर दी।
दावा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई का बंकर जमीन के काफी नीचे बना हुआ था और उस बंकर में आयतुल्लाह अली खामनेई अपने परिवार के लोगों के साथ ईरान की IRGC सेना के अधिकारियों और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मौजूद थे। इमारत के ऊपर मिसाइल गिरी और फिर पूरी इमारत के साथ जमीन के नीचे मौजूद बंकर भी तबाह हो गया। वीडियो में दिखाया गया जिस जगह मिसाइल गिरी वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया था। पास में ही आयतुल्लाह अली खामनेई की लाल रंग की अंगूठी भी गिरी दिखाई दी। वीडियो के अगले हिस्से में दिखाया गया कि खामनेई की मौत की खबर मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बेहद खुश नजर आए। थोड़ी देर बाद उस वीडियो में एक व्यक्ति मलबे के बीच से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जमीन पर पड़ी उस अंगूठी और फिर अपनी अंगुलियों में उठाई और फिर पहन ली। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई थे, जिन्हें ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुना है। वीडियो में नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपनी सेना को इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले का आदेश देते नजर आए। इसके बाद ईरान की धरती से सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें दागी जाती। युद्ध के जानकार बताते हैं कि इस वीडियो को जारी करने का मकसद अमेरिका और इजरायल को सीधी चेतावनी देना है। उन्हें यह बताना है कि ईरान ने उनके सामने नया खामनेई खड़ा कर दिया और वो भी महज 10 दिन के अंदर। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई। उनकी मौत के बाद ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर की तलाश शुरू कर दी थी और उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि उनकी मर्जी के बिना ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर न चुने। लेकिन ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर 8 मार्च को ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। उसके बाद अपने पहले संदेश में उन्होंने अपने पिता की तरह एक बार फिर अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। उन्होंने अमेरिका से खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों को फौरन बंद करने के लिए कहा और ऐसा नहीं होने पर मुज्तबा खामनेई ने ऐलान किया कि ईरान की सेना अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अपनी पूरी ताकत से हमला करती रहेगी। और तो और उन्होंने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने से मना कर दिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के इस संदेश के बाद ईरान ने AI वीडियो जारी कर अमेरिका और इजरायल को ललकारा और उन्हें खुली चुनौती दे डाली। उसने ये बताने की कोशिश की कि एक सुप्रीम लीडर की हत्या से वो जंग में घुटने नहीं टेकने वाला। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद इजरायल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को मारने की धमकी दी। दावा किया गया कि इजरायल ने चेतावनी दी कि जिस तरह उसने पुराने सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुलाया था, ठीक उसी तरह ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी मारा जाएगा। और इस सब के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर बहुत बड़ा दावा किया ब्रिटेन के अखबार द सन ने। उसकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुज्तबा खामनेई कोमा में है और हमले में घायल होने की वजह से उनका एक पैर तक काटना पड़ गया। ये द सन की रिपोर्ट है। द सन की रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि उनका तेहरान के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत बेहद नाजुक है। हालांकि युद्ध के कई जानकारों का ऐसा मानना है कि यह सिर्फ पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है। उसकी आशंका यह जताई गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बारे में जानबूझकर पश्चिमी मीडिया ये खबरें फैला रहा है, क्योंकि उनके कोमा में होने का दावा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के अखबार द सन ने किया। ईरान की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि उसके नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई सुरक्षित है। 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल और अमेरिका की सेना ने मिलकर हमला किया था। उस भयानक हमले में ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। ब्रिटेन के अखबार द सन ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि उस हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई भी बुरी तरह घायल हो गए थे उसी हमले में। हालांकि उस वक्त वो जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी। ब्रिटेन के अखबार द सन के मुताबिक उस वक्त घायल होने की वजह से मुज्तबा खामनेई अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाद में हालत ज्यादा खराब होने की वजह से मुज्तबा खामनेई कोमा में चले गए। यह अखबार की रिपोर्ट है। अखबार की रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि घायल होने की वजह से उनके एक पैर को भी काटना पड़ गया। हालांकि ईरान की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि उसके नए सुप्रीम लीडर बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो युद्ध के कई जानकारों का ऐसा मानना है कि यह सिर्फ पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है। यही नहीं, इस बात की भी आशंका जताई गई कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाई गई ताकि जंग के बीच ईरान के लोगों में यह संदेश जाए कि उनका नेता पूरी तरह ठीक नहीं है। ऐसा होने पर वहां विद्रोह के हालात भी बन सकते हैं, जो कि पश्चिम चाहता है या अमेरिका और इजरायल चाहते हैं। क्योंकि मुज्तबा खामनेई के कोमा में होने का दावा सिर्फ ब्रिटेन के अखबार द सन ने किया।
अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि मुज्तबा खामनेई को तेहरान के एक हॉस्पिटल में रखा गया और जिस अस्पताल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई भर्ती हैं उसे सील कर दिया गया। कुछ खास लोगों को छोड़कर किसी को भी अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं। दावा किया गया कि 2 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान छिपकर उनसे मिलने भी गए थे। 28 फरवरी को जो ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमले शुरू किए थे, ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया कि उस हमले के बाद मुज्तबा खामनेई एक बार भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। इसी को तर्क बनाकर उन्होंने ये खबर दी। उस हमले में आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो गई थी, अली खामनेई की मौत हो गई थी और दावा किया गया कि उसी हमले में मुज्तबा खामनेई भी घायल हो गए थे, इसीलिए वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। और ब्रिटेन के अखबार के मुताबिक उस हमले में घायल होने की वजह से ही मुज्तबा खामनेई कोमा में चले गए। हालांकि इसके बाद भी 8 मार्च को उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया था। दावा है कि सुप्रीम लीडर चुने जाने के दौरान भी वो अस्पताल में थे। सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद ईरान के मीडिया की तरफ से ये खबरें भी दी गई थीं कि मुज्तबा खामनेई अपने देश को संबोधित करेंगे, लेकिन उस दिन न तो वो सामने आए थे, ना ही उन्होंने कोई भाषण दिया था, ना ही उनका कोई संदेश आया था। इसके बाद 12 मार्च को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर अपना पहला संदेश दिया, लेकिन इस बार भी वो सामने नहीं आए। और यही तर्क ब्रिटेन के अखबार में दिए जाते रहे कि इस बार भी वो सामने नहीं आए, बल्कि उनकी तरफ से उनका सिर्फ भाषण ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर पढ़ा गया, वो कैमरे पर दिखाई नहीं दी। अपने पहले संदेश में उन्होंने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी कि ईरान युद्ध में मारे गए लोगों का इंतकाम लेगा। मतलब बिना सामने आए ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। इसी वजह से ब्रिटेन के अखबार द सन ने उनके घायल होने और उनके कोमा में जाने का दावा किया। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि मुज्तबा खामनेई सुरक्षित हैं और उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। इधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के दौरान इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल बढ़ा दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह जानकारी इजरायल की सेना के अफसरों के हवाले से दी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 28 फरवरी से जुड़ी इस जंग के दौरान ईरान ने करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 150 से ज्यादा मिसाइलों में क्लस्टर बम लगे हुए थे। मतलब आधी से ज्यादा मिसाइलों में ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्लस्टर बम एक ऐसा बड़ा बम होता है जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे बमों में बढ़ जाता है और सिर्फ एक ही टारगेट पर नहीं बल्कि एक ही साथ पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े इलाके को तबाह कर देता है। मतलब जंग के दौरान एक बम से दुश्मन के किसी एक ठिकाने या टारगेट को तबाह किया जा सकता है, लेकिन क्लस्टर बम वो बम है जो एक ही झटके में दुश्मन के सैकड़ों ठिकानों को बर्बाद कर सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायल को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने अपनी मिसाइलों में क्लस्टर बम लगाकर हमले किए। इजरायल की सेना ने भी माना कि ईरान जंग के दौरान करीब हर रोज बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए क्लस्टर बम से हमले कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने जंग में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि उसके सामने इजरायल की फौज का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल साबित हुआ। दावा किया गया कि हवा से एक साथ गिरते 5-5 किलो के छोटे छोटे सैकड़ों बमों ने आयरन डोम जैसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को भी गुमराह कर दिया। इजरायल के पास दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो चंद सेकंड में ही दुश्मन की मिसाइलों, रॉकेटों, ड्रोन को हवा में ही राख कर देने की ताकत रखते हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक इस बार की जंग के दौरान ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों में लगे क्लस्टर बमों ने इजरायल के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे दी। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसी वजह से इजरायल के कई शहरों में ईरान के हमलों का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। वैसे तो तकरीबन पूरे इजरायल में 3 लेयर की हवाई सुरक्षा मौजूद है। इजरायली एयरफोर्स का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम 70 किलोमीटर की दूरी से होने वाले हमलों को नाकाम कर देता है, 70 किलोमीटर पहले। इसके अलावा डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम 300 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को ढेर करने की क्षमता रखता है, जबकि उसका एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम करीब 2500 किलोमीटर की दूरी से होने वाले हवाई हमलों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। लेकिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से दागे गए क्लस्टर बमों की तोड़ निकाल पाना इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बन गया, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि इन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन को तो रोका जा सकता है, लेकिन एक ही साथ बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे 5-5 किलो के छोटे छोटे बमों को रोकना मुश्किल होता है। ईरान ने इजरायल के शहरों को दहलाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जो क्लस्टर बम गिराए वो हवा में फटते ही कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और
बारिश की बूंदों की तरह एक बड़े इलाके में फैल गए। ये जो भी आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं, ये हवाई जहाज से गिराया जा रहा है, ये दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा दावा है कि ईरान ने ये मिसाइल में लगाकर भेजा, हवाई जहाज से नहीं गिरा। हवाई जहाज से तो हमले कर नहीं रहा, ईरान मिसाइलों से कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस तरह छोटे छोटे बमों को पकड़ पाना और उन्हें पूरी तरह नाकाम कर पाना मुमकिन नहीं है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए ईरान की सेना ने इसीलिए क्लस्टर बमों का इस्तेमाल बढ़ा दिया और इजराइल के शहरों में मकानों, पार्कों, सड़कों और दुकानों को इनसे निशाना बनाया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को तो तकरीबन नाकाम कर दिया, लेकिन क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को जब तक एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करके तबाह कर पाते, उनसे छोटे छोटे बम निकल चुके होते थे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने जानबूझकर ऊंचाई से छोटे छोटे बम गिराने की रणनीति अपनाई ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। किसी भी जंग के दौरान क्लस्टर बम सबसे खतरनाक हथियार साबित होता है, क्योंकि हवा में फटने के बाद क्लस्टर बम 10 से 13 किलोमीटर के इलाके में फैल जाता है और भारी नुकसान पहुंचाता है। तेज धमाके की वजह से धातु के सैकड़ों टुकड़े दूर तक फैल जाते हैं। अगर इलाका आबादी वाला है तो एक धमाके में कई लोग घायल हो सकते हैं। एक साथ कई जगह धमाके से एक बड़ा इलाका प्रभावित होता है। क्लस्टर बम के के साथ एक बड़ा खतरा यह भी है कि ये कई बार बम जमीन पर गिरने के बाद तुरंत फटते भी नहीं, तो किसी लैंडमाइन की तरह, बारूदी सुरंग की तरह सालों तक वहां पड़े रहते हैं। लेकिन बाद में अगर किसी ने गलती से छू दिया या कुछ और हो गया तो वो फट पड़ते हैं। अमेरिकी अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने पिछले साल हुई 12 दिन की जंग के दौरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर बहुत ही कम क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार की जंग के दौरान उसने अपनी रणनीति बदल दी और इनका इस्तेमाल बढ़ा दिया। लेकिन जंग के दौरान क्लस्टर बमों के इस्तेमाल को लेकर पूरी दुनिया में लंबे वक्त से विवाद रहा है, क्योंकि क्लस्टर बम के इस्तेमाल से सिर्फ सैनिकों को ही नहीं बल्कि बेगुनाह आम लोगों को भी इससे नुकसान हो जाता है, वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। 1940 के दशक में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले जर्मनी ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। जर्मनी ने अपने SD-2 बटरफ्लाई बम से भयानक तबाही मचाई थी। इसके बाद 1960 और 70 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ था। अमेरिकी सेना ने क्लस्टर बम से वियतनाम को दहलाया था। इसके बाद रूस, चीन, ईरान, इजराइल समेत कई देशों ने यह बम बना लिए थे। लेकिन जंग के दौरान बारिश की बूंदों की तरह दुश्मन के इलाके में बरसने वाले क्लस्टर बमों से होने वाली मौतों के बाद इन पर पाबंदी लगाने की मांग शुरू हो गई थी और 2008 में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों ने एक समझौता किया और उसमें क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। बैन का मतलब था कि समझौते में शामिल देश न तो इसका इस्तेमाल करेंगे, न तो बनाएंगे, न खरीदेंगे, न बेचेंगे, न ही अपने हथियार गोदाम में इसका स्टॉक रखेंगे, यानी सब पर रोक लगा दी गई। लेकिन उस वक्त ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों ने इस समझौते पर साइन ही नहीं किए थे। नतीजा यह हुआ कि इन देशों ने जंग के दौरान अपने दुश्मनों पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। इजराइल और अमेरिका के साथ छिड़ी ताजा जंग में ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बम का भरपूर इस्तेमाल किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा किया गया कि पुरानी खुफिया जानकारी होने की वजह से अमेरिका ने ईरान के मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमला किया था, यानी जानकारी पुरानी थी। उस हमले में 175 लड़कियों की मौत हो गई थी। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट तय करने के लिए अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस के जिस डेटा का इस्तेमाल किया गया था वो पुराना था। दावे के मुताबिक 28 फरवरी को हुए इस हमले में टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका पर जानबूझकर स्कूल पर हमला करने का आरोप लगाया था, लेकिन अमेरिका ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। इस घटना के बाद अमेरिका में विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त अमेरिका की सेना ईरान में IRGC सेना के कैंप पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी, उस वक्त उन्होंने टारगेट तय करने के लिए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डेटा का इस्तेमाल किया था। लेकिन दावा किया गया कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का वो डेटा पुराना था। उसकी वजह से अमेरिका की सेना को स्कूल और IRGC सेना के कैंप की सही लोकेशन का पता नहीं चल सका। बताया गया ये डेटा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर तैयार किया गया था और दावों के मुताबिक साल 2013 में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में वो स्कूल और IRGC सेना का कैंप एक ही परिसर में नजर आए थे। लेकिन 2016 में सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें स्कूल और IRGC सेना के कैंप के बीच एक दीवार नजर आई, यानी स्कूल और IRGC सेना के कैंप को एक दीवार की मदद से अलग कर दिया गया था।
फिर दिसंबर 2025 में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में उस स्कूल के परिसर में कुछ लोगों की चहल पहल नजर आई और उसकी वजह से अमेरिका की सेना को स्कूल में IRGC का कैंप होने का शक हो गया था। यानी 28 फरवरी को हुए उस हमले के लिए दिसंबर 2025 में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को आधार बनाकर टारगेट किया गया। उसके बाद ईरान ने अमेरिका पर जानबूझकर स्कूल पर हमला करने का आरोप लगा दिया, लेकिन अमेरिका ने इस आरोप को खारिज कर दिया और ईरान पर ही अपने स्कूलों और अस्पतालों पर हमला करने के आरोप लगा दिए। और ईरान के मिनाब में स्कूल पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सवालों में गिर गए। अमेरिका में ही उनका विरोध होने लगा। अमेरिका के 46 विपक्षी सांसदों ने इस मामले में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ को चिट्ठी लिखकर उनसे जवाब मांगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री को लिखी गई चिट्ठी में विपक्ष के सांसदों ने इस मामले के परिणाम बेहद गंभीर होने की आशंका जताई। उन्होंने दावा किया कि हमले में जिन बच्चियों की मौत हुई उनकी उम्र 7 से 12 साल के बीच थी, तो यह गंभीर मसला हो जाएगा। उन सांसदों ने मिनाब में बच्चियों के स्कूल पर हुए हमले की निंदा की और इसे अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने इस मामले में 18 मार्च तक रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ से जवाब मांगा। ईरान से जंग के बीच इजरायली सेना की खुफिया यूनिट पर हमले का दावा किया गया। यह दावा लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया। उन्होंने इजरायल की यूनिट 8200 को चोट पहुंचाने की हुंकार भरी। यूनिट 8200 को बेहद खतरनाक माना जाता है। दावा है ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई पर हमले की साजिश में इसने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। यानी इजरायल की यूनिट 8200 ने ईरान को सबसे तगड़ी चोट पहुंचा दी। आयतुल्लाह अली खामनई को जंग के पहले ही दिन मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी बात से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके भड़क गए थे। उन्होंने खामनई की मौत का बदला लेने की कसम खाई और इजरायल पर हमले शुरू कर दिए। बीते 13 दिन में उन्होंने इजरायल के अलग अलग इलाकों पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन बरसाए। इसी बीच उन्होंने इजरायली सेना की सबसे ताकतवर यूनिट 8200 के मुख्यालय पर बारूद बरसाने की बात कही। हिजबुल्लाह का दावा है उसके लड़ाकों ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से से एक साथ कई मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें इजरायल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर छोड़ी गईं और दावा है कि उनमें एक मिसाइल वहां यूनिट 8200 के मुख्यालय पर पड़ी। इस हमले में मुख्यालय को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। हालांकि इजरायल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने दो टूक कह दिया कि उसके लड़ाकों ने यूनिट 8200 के मुख्यालय को बुरी तरह दहला दिया। यूनिट 8200 का नाम उस वक्त भी चर्चा में आया था जब लेबनान में एक साथ सैकड़ों पेजरों में धमाके हुए। सितंबर 2024 में तब इजरायल गाजा में हमास से युद्ध लड़ रहा था और लेबनान में हिजबुल्लाह से। इस बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर और वॉकी टॉकी अचानक फटने लग गए थे जगह जगह। इस हमले में कई लड़ाकों की मौत हो गई थी। दावा है कि जिन पेजरों में ब्लास्ट हुए थे उनमें इजरायल ने गुपचुप तरीके से बारूद लगा दिया था और बाद में विस्फोट कर दिया था। कहा जाता है ये काम इजरायल की इसी यूनिट 8200 ने किया था। यूनिट 8200 इजरायल की सेना का ही हिस्सा है। उसकी सबसे खतरनाक सीक्रेट मिलिट्री यूनिट बताई जाती है। इसे इजरायल की सेना की सबसे हाईटेक यूनिट कहते हैं क्योंकि इसमें शामिल फौजी तकनीक के जरिए जंग लड़ते हैं। जानकारियों से यह पता चला कि इजरायल को साइबर हमलों से बचाने का काम भी यही यूनिट करती है। इतना ही नहीं, दावा है कि आयतुल्लाह अली खामनई को ठिकाने लगाने का काम भी यूनिट 8200 के जवानों की मदद से ही किया गया था। माना जा रहा है कि इसीलिए हिजबुल्लाह ने यूनिट 8200 को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और उसके मुख्यालय पर बमबारी कर दी। इधर अमेरिका और इजरायल से युद्ध लड़ रही ईरान की सेना के अंदर टकराव की खबरें सामने आई। ये खबर ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट की एक रिपोर्ट में छपी। यह वेबसाइट ब्रिटेन की धरती से चलती है और इसका दावा है कि युद्ध के दौरान ही ईरान की सेना और IRGC के बीच खींचतान तेज हो गई। IRGC भी ईरान की सेना है क्योंकि ईरान में बाकी देशों की तरह एक सेना नहीं है, वहां दो सेना है। दोनों की अलग अलग नेवी, एयरफोर्स और थल सेना है। एक है रेगुलर सेना जिसको कहते हैं आर्तिश, और जो IRGC है वो अलग सेना है। वो आर्तिश के अधीन नहीं है, उसकी कोई इकाई भी नहीं है, बल्कि वो सबसे ताकतवर है और इस युद्ध में तो वही मुख्य सेना का काम कर रही है। IRGC ईरान के सुप्रीम लीडर के इशारे पर काम करती है और दावा है कि ईरान की IRGC सेना और आर्तिश सेना के बीच कलह शुरू हो गई। ये दावा इस वेबसाइट ने किया है, वो भी तब जब अमेरिका और इजरायल की फौज ईरान में बमबारी करने का कोई मौका नहीं चूक रही। यानी ईरान के
दो दुश्मन एक साथ उस पर लगातार वार करने में जुटे हैं। हालात इस कदर बन चुके हैं कि कब क्या हो जाए इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दावा है, इस वेबसाइट ने दावा किया है कि इस मुसीबत की घड़ी में भी ईरान की सैन्य व्यवस्था में उथल पुथल मच गई। ब्रिटेन से चलाई जा रही है ये वेबसाइट, ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट, इसलिए कई युद्ध के जानकार मान रहे हैं कि ये भी पश्चिमी मीडिया की तरफ से खबरें फैलाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC सेना और वहां की आतिश सेना आमने सामने आ चुकी है। दावा है कि कई मुद्दों को लेकर उनके बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई गई इस रिपोर्ट में कि दो दुश्मनों से लड़ रहे ईरान की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां अंदर खाने चल रहे इस टकराव का असर युद्ध पर भी पड़ सकता है। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की सेना यानी आतिश उसकी IRGC सेना पर बुरी तरह भड़की हुई है। IRGC आतिश के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। उसे ही दशकों से ईरान का ज्यादातर सैन्य बजट और संसाधन मिलते रहे। ईरान की तरफ से जंग की अगुवाई भी वही कर रही है। हालांकि लड़ाई में ईरान की आतिश सेना के जवान भी पूरी तरह शामिल हैं। वो भी ठीक उसी तरह अमेरिका और इजरायल के हर हमले का जवाब दे रहे हैं जिस तरह IRGC के सैनिक बमबारी करने में जुटे हैं। मतलब ईरान की दोनों ही सेनाएं मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर रही हैं। लेकिन इस सबके बीच दावा किया गया कि ईरान की आतिश सेना और उसकी IRGC सेना में भिड़ंत के हालात बन गए। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक आतिश सेना का आरोप है कि युद्ध में घायल हुए उसके सैनिकों को ठीक से इलाज नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा दुश्मन पर हमले के लिए जरूरी गोला बारूद की सप्लाई भी नहीं की जा रही। दावा है इसके लिए उसने IRGC सेना को जिम्मेदार बताया, क्योंकि कहा जाता है ईरान के सैन्य संसाधनों पर पूरी तरह IRGC का कंट्रोल है। यानी ईरान की आतिश सेना ने वहां की IRGC सेना पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। इसे ईरान के लिए खतरे के तौर पर देखा गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि युद्ध के बीच ही उसकी दोनों सेनाएं दो फाड़ हो गई, तो उसके लिए दुश्मन से निपटने में मुश्किल हो जाएगी। इधर जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान जल्द ही सरेंडर करने वाला है। दावा है उन्होंने यह बयान दुनिया के 7 विकसित देशों के संगठन G7 की एक बैठक में दिया। यह खबर एक्सियोस नाम की अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पर सामने आई और उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है, ऐसा ट्रंप का मानना है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि ईरान की फौज जल्द ही जंग में हथियार डालने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध छिड़ने से पहले और युद्ध के दौरान भी लगातार ईरान के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते रहे। वो यहां तक कह चुके हैं कि अमेरिका के आगे ईरान की सेना कहीं नहीं टिकती। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दावा किया था कि 2 हफ्ते की लड़ाई में ईरान की नेवी से लेकर उसकी एयरफोर्स तक की कमर टूट चुकी है। वो ये भी कह चुके हैं कि अमेरिका ने ईरान में अपने सभी टारगेट हासिल कर लिए। यानी अमेरिका ने ईरान में जिस मकसद से हमला किया था उसे पूरा कर लिया। लेकिन ट्रंप के इन बयानों के बाद भी लड़ाई जारी रही। ईरान की तरफ से लगातार जवाबी हमले होते रहे। ईरान की IRGC सेना ने यहां तक कह दिया कि लड़ाई भले ही अमेरिका ने शुरू की हो, लेकिन इसे खत्म ईरान ही करेगा। मतलब ईरान के तेवर देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपने कदम पीछे खींचेगा। लेकिन इस सबके बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान सामने आया, जिसमें ईरान के जल्द ही सरेंडर करने की बात कही गई। एक्सियोस नाम की अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि ट्रंप ने यह बयान G7 देशों की बैठक में दिया। उधर खबर है अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम THAAD को वहां से हटाकर पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया, ताकि ईरान के हवाई हमलों को नाकाम किया जा सके। दक्षिण कोरिया अमेरिका का सहयोगी है। उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने THAAD एयर डिफेंस सिस्टम दिए हुए। THAAD की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टमों में होती है। अमेरिका का दावा है THAAD दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। यानी विरोधी सेना ने चाहे मिसाइल दागी हो, आत्मघाती ड्रोन छोड़ा हो, उसका कोई लड़ाकू विमान हमले के लिए आ रहा हो, दावा है THAAD उन सभी पर मिसाइल दागकर उन्हें जमीन पर ला सकता है। अमेरिका तो अपने THAAD एयर डिफेंस सिस्टम को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का काल भी बताता रहा है। दावा है इसका रेडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। खबर है कि इसीलिए अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान के खिलाफ उतारने का फैसला ले लिया। जानकारी सामने आई कि दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिका के 6 THAAD एयर डिफेंस सिस्टम वहां से रवाना हो चुके हैं। यह जानकारी रूस के मीडिया से मिली। हालांकि अनुमान है कि इन एयर डिफेंस सिस्टमों को ईरान तक पहुंचने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि समुद्र के रास्ते दक्षिण कोरिया से पश्चिम एशिया की दूरी 12,000 किलोमीटर के आसपास है। दक्षिण कोरिया से पश्चिम एशिया तक जाने के लिए पहले प्रशांत महासागर को पार करना होता है, फिर हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर तक पहुंचा जाता है। अरब से लगने वाली ओमान की खाड़ी में ही
अमेरिका ने बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती कर रखी है। वहां से उसकी सेना ईरान के अलग अलग इलाकों पर बमबारी करती आई है। हालांकि दक्षिण कोरिया से लाए जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिम एशिया में कहां तैनात किए जाएंगे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। 100 बात की एक बात यह कि ईरान युद्ध के बाद फिर सबका ध्यान इस बात पर जा रहा है कि भारत के पास कितना तेल भंडार है। फिर इसलिए इस पर ध्यान जा रहा है क्योंकि 1991 में जब गल्फ वॉर हुई थी, खाड़ी युद्ध हुआ था, तब ऐसी खबरें थी कि एक टाइम ऐसा आया था कि भारत के पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक रह गया था। अब 3 दिन का था या हफ्ते 10 दिन का था, इस पर तो अलग अलग अटकलें लग रही थी, लेकिन उस टाइम मेन प्रॉब्लम यह थी कि विदेशी मुद्रा भंडार ही खाली हो रहा था। मतलब तेल का स्टॉक भी खत्म हो रहा था और तेल मंगाना पड़ जाता तो डॉलर भी खत्म हो रहे थे। तो डॉलर कम ना पड़े, उसके लिए तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए उसके बाद कई फैसले लिए गए ताकि वैसा संकट फिर ना आए। लेकिन तेल के मामले में तब सब लोगों का इस बात पर ध्यान गया कि हमारे यहां जो तेल भंडार थे वो तो तेल कंपनियों के ही थे, सरकार का अपना कोई भंडार नहीं था। यह जरूर है कि तेल कंपनियां भी सरकारी कंपनियां ही थीं, तो था तो वो सरकार के कंट्रोल में ही, लेकिन बाकी बड़े देशों ने इमरजेंसी के लिए अपने एसपीआर बनाए हुए थे। एसपीआर मतलब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी रणनीतिक तेल भंडार। रणनीतिक मतलब कि बिल्कुल ही जब कोई आपदा की स्थितियां हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे वो स्कूटर में रिजर्व होता ना, कि जब पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है, स्कूटर रुक जाता है, टंकी का एक हिस्सा होता है जिसका नॉब खोल दिया जाता है कि नजदीक के पेट्रोल पंप तक तो पहुंच जाए। उसी तरह से समझो कि सरकार की अपनी एक टंकी हो, सरकार की, जो तब खोली जाए जब बाकी सब जगह का भंडार खत्म हो चुका हो, और यह किसी तेल कंपनी के पास ना हो, यह उससे अलग हो, सीधा सरकार के आदेश पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो यह हुआ कि भारत को भी अपना एसपीआर बनाना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना चाहिए, जहां कच्चा तेल रखा जाए ताकि अगर कभी युद्ध की स्थिति हो यहां पर या दुनिया में, जैसा अभी हो रहा है, ईरान युद्ध और तेल का रास्ता बंद है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी अन्य कारण से कोई भी इमरजेंसी हो, ऐसी हो जाए कि तेल की सप्लाई रुक जाए, तो उस रिजर्व भंडार से तेल निकाल सकें। कई देशों ने ऐसे रिजर्व बनाए हुए थे, तो भारत को भी बनाने चाहिए। यह चर्चा शुरू हो गई थी 1991 के संकट के बाद। और यह भंडार बहुत खास तरीके से भी बनाने होते हैं, ऐसे नहीं तेल रखना है। तेल कंपनियों का जो स्टॉक होता है वो तो तेल डिब्बों में होता है, जैसा आपने कई जगह देखा होगा, बड़े बड़े विशाल ड्रम जैसे टैंक बने होते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत यह होती है कि उन पर कोई आपदा आ जाए या उन पर ही हमला हो जाए तो तेल डिपो ही तबाह हो जाता है। तो उस केस में तो इमरजेंसी में ही इमरजेंसी आ जाएगी। यानी ये तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने थे, वो ऐसी जगह बनाने थे जिन पर किसी आपदा का या हमले का असर ना हो, और सिर्फ इमरजेंसी में ही उनका इस्तेमाल करना था। तो सवाल यह कि 1991 में संकट आया था, तो क्या फिर उसके बाद भारत ने इमरजेंसी के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए उसके बाद? जी बिल्कुल बनाए। उसके बाद तो नहीं बन पाए क्योंकि शायद उसके बाद तो सरकारें ही इमरजेंसी में चलती रहीं, आती रहीं, जाती रहीं। 1998 में जाकर योजना भी बनी, फिर 2004 में जाकर एक अलग सरकारी कंपनी बनाई गई इसी काम को करने के लिए। इस कंपनी का नाम है ISPRL। ये एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम ज्यादा नहीं सुना जाता। ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। इस कंपनी को काम दिया गया कि 3 जगह रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाएं। इसके लिए पहले तो जगह चुननी थी कि कहां पर यह भंडार बनाए जाएंगे। यह देखा गया कि अमेरिका ने तो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व चट्टानी गुफाओं में बनाए हुए। चट्टान को भेदना किसी हमले के लिए मुश्किल था, तो भारत में खोज हुई कि हमारे पास ऐसी चट्टानें कहां पर हो सकती हैं जिनमें ऐसी गुफाएं हों, जिनमें तेल भरकर रख दें। तो इसमें कई चीजें देखनी थी कि एक तो चट्टानें हों, चट्टान पर हमला भी मुश्किल होता है, आग वगैरह लगने का भी खतरा नहीं होता, पत्थर की होती है। दूसरा, चट्टानें ऐसे पत्थर की हों जिससे तेल रिसे भी नहीं, क्योंकि अगर पत्थर से तेल लीक करके पहाड़ में या जमीन में ही चला गया तो वो भी वेस्ट हो सकता है। तीसरा, ये वहां पर भूकंप भी ना आते हों। चौथा, ये कि तेल तो आएगा समुद्री जहाज से, तो ये वाला भंडार बंदरगाह के भी पास हो तो बेहतर है। पांचवा, ये देखना था कि वहां से तेल की रिफाइनरी भी दूर ना हो, तो बंदरगाह के पास हो, भूकंप का खतरा ना हो।
इसका मतलब ये जगह दक्षिण भारत में ही हो सकती थी। उत्तर भारत में तो भूकंप के भी खतरे हैं और उत्तर भारत में बंदरगाह भी नहीं है, तो दक्षिण में। तो पहले चरण में 5.33 MMT यानी मिलियन मेट्रिक टन की क्षमता के 3 भंडार बनाने का फैसला हुआ। 5.33 मिलियन मेट्रिक टन। पहला आंध्र के विशाखापट्टनम में 1.33 MMT का, दूसरा कर्नाटक के बेंगलुरु में 1.5 MMT का, और तीसरा कर्नाटक में ही उडुपी के पास पडूर में 2.5 MMT का, सबसे बड़ा यानी पडूर में। 2008 में इनको बनाने का काम शुरू हुआ। 2004 में कंपनी बनी, 2008 में ये भंडार बनाने का काम शुरू हुआ। विशाखापट्टनम में ग्रेनाइट पत्थर जैसी चट्टानें हैं, वहां ग्रेनाइट है और वैसे पत्थर हैं ग्रेनाइट जैसे, वहां भूकंप भी नहीं आते। विशाखापट्टनम में साइक्लोन का खतरा तट पर जरूर रहता है विशाखापट्टनम में, लेकिन चट्टान के अंदर नहीं होता। और पास में HPCL की रिफाइनरी है, उससे इसकी पाइपलाइन जुड़ी हुई है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह तो है ही। तो 2015 में विशाखापट्टनम में यह बनकर तैयार हुआ और इराक से लाकर इसमें तेल भरा गया था। चट्टानों के अंदर गुफा में तेल भरा हुआ। बेंगलुरु में बसाल्ट पत्थर की चट्टानें हैं, वो भी मजबूत पत्थर होता है, तो वहां भी बंदरगाह और रिफाइनरी है। तो बेंगलुरु का भंडार बना, 2016 में बनकर तैयार हुआ, उसमें अबू धाबी से लाकर तेल भरा गया। तीसरा उडुपी के पास पडूर में भी बसाल्ट पत्थर की चट्टान है, वहां पर चट्टान के अंदर गुफा में अंदर तेल, 2018 में वो बनकर तैयार हुआ। ये तीनों भंडार चट्टानों में भारत ने बना रखे हैं। अब दूसरे चरण का काम हो रहा है, उसमें ओडिशा के चंडीखोल में एक और भंडार बनाया जा रहा है, और पडूर वाला जो भंडार है कर्नाटक में, उसको और बड़ा भी किया जा रहा है। तो ये हैं भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, चट्टानों में बने हुए हैं। ये बिल्कुल इमरजेंसी के लिए हैं। ये कमर्शियल भंडारों से अलग होते हैं। कमर्शियल रिजर्व भंडार तो तेल कंपनियों के होते हैं, तेल डिपो होते हैं, रोजाना की सप्लाई वो तेल डिपो से होती है, वैसे भंडार होते हैं। लेकिन रणनीतिक भंडार देश की सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें सरकार नियंत्रित करती है और ये लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। वो जो तेल भरा हुआ है उसमें पड़ा हुआ है, बिना इस्तेमाल किए रखे हुए हैं। कमर्शियल भंडार बाजार की मांग पर निर्भर करते हैं, जबकि रणनीतिक भंडार राष्ट्रीय आपात स्थिति के लिए होते हैं, नेशनल इमरजेंसी के लिए। लेकिन अब भी भारत के स्ट्रेटेजिक यानी ये रणनीतिक भंडार काफी कम हैं। दुनिया भर के देशों की जो ऊर्जा संस्था है उसका नाम है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। IEA कहती है कि हर देश को अपनी जरूरत का कम से कम 90 दिन का तेल स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखना चाहिए, यानी 3 महीने का तेल इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। और भारत ने 1991 में जो संकट देखा था, उसके इतने साल बाद भी ये जो अभी 3 भंडार बनकर तैयार हुए हैं इमरजेंसी के लिए, इनमें पता है कितने दिनों का तेल है? 9.5 दिनों का। अभी हमने 9.5 दिनों का ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार बनाया है, हालांकि पहले तो यह भी नहीं था। अब 9.5 दिनों का है और इसको और बढ़ाने पर काम चल रहा है। बाकी तेल कंपनियों के कमर्शियल भंडार हैं, तो तेल ऐसा नहीं है तेल नहीं, ये स्ट्रेटेजिक में सिर्फ 9.5 दिनों का है। तेल कंपनियों को जो है उनको कुल मिलाकर तो क्षमता 74 दिनों का तेल स्टॉक करने की है। टोटल तो 74 दिन की क्षमता है, 74 दिन के तेल के स्टॉक की। लेकिन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी बिल्कुल ही आखिरी की इमरजेंसी वाला रिजर्व 9.5 दिनों का ही है। अमेरिका ने अपने लिए 40 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया हुआ है, यानी IEA के हिसाब से तो अमेरिका का भी रणनीतिक भंडार उतना नहीं है जितना होना चाहिए। 90 दिन का होना चाहिए, 40 दिन का है उसका। लेकिन दक्षिण कोरिया ने अपना स्ट्रेटेजिक भंडार 90 दिन का रखा हुआ है, उसको उत्तर कोरिया से खतरा रहता है। चीन ने तो 130 दिन का रणनीतिक भंडार बना लिया, यानी 4 महीने से ज्यादा का है चीन के पास। मतलब कोई युद्ध लंबा चला तब भी चीन हालात को संभाल सकता है। और ये 4 महीने का चीन का स्ट्रेटेजिक भंडार है। तेल कंपनियों का कमर्शियल भंडार उससे अलग है, जिससे रोजाना की सप्लाई होती है। तो आप कहोगे चीन तो बहुत आगे की सोचकर चल रहा है। ये चल तो रहा है, लेकिन इस मामले में जापान तो और भी आगे है। जापान में तो भूकंप भी आते रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। उत्तर कोरिया से उसको भी खतरा रहता है, चीन से भी उसको खतरा रहता है। तो उसने तो हर तरह की इमरजेंसी के लिए, पता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितने दिन का बना रखा है? कमर्शियल भंडार से अलग जापान ने अपना रणनीतिक SPR यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व किसी भी इमरजेंसी के लिए बना रखा है
8 महीनों की जरूरत जितने तेल का, 8 महीनों तक का, 8 महीनों तक उसको तेल ना मिले तब भी उसका काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे नॉर्मली चलता है। इतनी प्लानिंग कर रखी है जापान ने। यानी ये युद्ध कितना लंबा चलेगा अभी जापान को उसकी उतनी चिंता नहीं हो रही होगी जितनी बाकी दुनिया में हो रही है। 100 बात की एक बात। उधर ईरान में चल रही जंग के बीच अमेरिका का साथ देने को लेकर कुर्द लड़ाकों के बीच मतभेद नजर आया। सीरिया में रहने वाले कुर्द लड़ाकों ने ईरान के कुर्द लड़ाकों को चेतावनी दी कि वो अमेरिका से सतर्क रहें। कुर्द लड़ाके अलग अलग देशों में लड़ रहे हैं, तो सीरिया वालों ने ईरान वालों को चेतावनी दी क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका अपना मतलब निकल जाने के बाद ईरान के कुर्द लड़ाकों को उनके हाल पर छोड़ देगा। जबकि इससे पहले खबरें आई थीं कि अमेरिका ने कुर्द विद्रोहियों से ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कह दिया था ताकि वो इजराइल और अमेरिका से जंग लड़ रहे ईरान में भीतर से हमले शुरू कर दें। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से कुर्द लड़ाकों को हथियारों की मदद पहुंचने का भी भरोसा दिया गया। ईरान ने कुर्द समुदाय की अच्छी खासी ईरान में रहती है अच्छी खासी आबादी, 80 लाख के आसपास लोग रहते हैं। ज्यादातर कुर्द लोग ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत और उसके आसपास रहते हैं, मतलब उन इलाकों में जो तुर्की, सीरिया और इराक के बॉर्डर से लगते हैं। कुर्द समुदाय के लोग मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान हैं और ईरान में ज्यादातर शिया मुसलमान हैं। उनका आरोप है कि शिया शासन वाली ईरान की सरकार उन पर जुल्म ढाती, जबकि ईरान की सुरक्षा एजेंसियां विद्रोह करने वाले कुर्द लड़ाकों को अपने देश के लिए खतरा मानती। इसीलिए वहां अक्सर कुर्द लड़ाकों की ईरान की पुलिस और सेना से लड़ाई होती रहती है। माना जा रहा है अमेरिका और इजराइल इसी लड़ाई का फायदा उठाना चाहता है। दावा है इसीलिए उन्होंने कुर्द लड़ाकों के जरिए भी ईरान को घेरने की योजना बनाई, क्योंकि ईरान में रहने वाले कुर्द लड़ाकों ने वहां की सेना के खिलाफ हमले तेज कर दिए तो जंग में फंसे ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसे कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा अगर उधर से भी कुर्द लड़ाकों ने लड़ाई शुरू कर दी। खबरें तो यहां तक आईं कि अमेरिका और इजराइल ने इसे कुर्द लड़ाकों के लिए सुनहरा मौका बताया, वो मौका जिसकी तलाश में वो कई दशकों से जुटे हुए हैं। कुर्द समुदाय के लोग ईरान ही नहीं बल्कि सीरिया, इराक और तुर्की और अर्मीनिया में भी रहते हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है। वो अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते आए हैं इन सभी देशों में। इस देश को बनाने के लिए ईरान के पश्चिमी, तुर्की के दक्षिणी, सीरिया और इराक के उत्तरी इलाकों को एक साथ जोड़ने की मांग है कि ये कुर्दिस्तान बनेगा। यानी ईरान में रहने वाले कुर्द लोग भी अपने लिए कुर्दिस्तान चाहते हैं। वो दावा है कि इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुर्द लड़ाकों को उकसाने की कोशिश की ताकि वो ईरान की सेना की मुश्किलें बढ़ा सकें। खबर है कि अमेरिका और इजराइल से हाथ मिलाने का भरोसा मिला तो ईरान के कुर्द लड़ाके भी बमबारी की तैयारी में जुट गए, लेकिन इसके बीच ही उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई। सलाह किसने दी? सीरिया के कुर्द लड़ाकों। ईरान के पड़ोसी देश सीरिया में रहने वाले कुर्द लड़ाकों के संगठन एसडीएफ ने ईरान वालों को सलाह दी कि अमेरिका के साथ मत जाओ। एसडीएफ वो संगठन है जिसने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस से निपटने में अमेरिका की मदद की थी, लेकिन एसडीएफ का आरोप है कि अमेरिका ने काम निकलने के बाद उससे किनारा कर लिया। उसने आशंका जताई कि ईरान के कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करने के बाद अमेरिका उन्हें भी छोड़ देगा, क्योंकि अमेरिका ने उससे कहा था कि वो उनकी कुर्दिस्तान बनाने में मदद करेगा, लेकिन उसका कहना है कि किनारा कर लिया, मतलब उनकी कोई मदद ईरान में वालों को भी नहीं करेगा, ये उन्होंने आगाह किया।